बच्चों, मैं संगीता पांचाल। हम चर्चा कर रहे थे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर अर्थात कृषि के प्रकार। पूर्व की वीडियो में हमने कृषि के प्रकार के अंतर्गत कुछ प्रमुख आधारों पर कृषि के प्रकारों पर चर्चा की, जैसे कि जीविकोपार्जन कृषि या जीविका कृषि, जिसे सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जो कि दो तरह की, एक तो आदिम जीविकोपार्जित कृषि और दूसरी है गहन जीविकोपार्जित कृषि। इसी तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर अर्थात आधुनिक कृषि, विस्तृत कृषि अर्थात एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे वाणिज्य कृषि के बारे में अर्थात कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। कमर्शियल फार्मिंग के अंतर्गत फसलों को बेचने के लिए पैदा किया जाता है, अर्थात इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह कमर्शियल अर्थात वाणिज्यिक होता है। अतः उत्पादन में फसल विशिष्टीकरण जो है वह इसकी प्रमुख विशेषता है। विश्व में यह कृषि दो रूपों में पाई जाती है। एक तो मध्य अक्षांशों में जो कृषि की जाती है वह वाणिज्य अन्य उत्पादक कृषि है, तथा जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है वह है रोपण कृषि अर्थात प्लांटेशन फार्मिंग। जो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वह जो मध्य अक्षांशों में की जाती है। मध्य अक्षांशों में गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण इस कृषि की मुख्य विशेषता है और प्रमुख उदाहरण भी गेहूं के उत्पादन में विशिष्टीकरण पाए जाना है। इसके जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है उत्तरी अमेरिका के प्रेरी क्षेत्र, यूक्रेन क्षेत्र जो कि साइबेरिया या रसिया में है, पश्चिमी यूरोप क्षेत्र, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग तथा भारत के पंजाब, हरियाणा व पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में अधिकांश जो कार्य है वह मशीनों से किया जाता है, क्योंकि यह अधिकतर विकसित देशों में की जाती है, अर्थात मध्य अक्षांशीय जो कटिबंध है वहाँ जो स्थित देश हैं, जो लगभग सभी विकसित देश हैं, वहाँ पर इस तरह की कृषि की जाती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में गेहूं के जो कृषि क्षेत्र हैं उसमें कृषक बाहर से आते हैं, इसलिए इनके लिए साइडवॉक कृषक तथा सुटकेस कृषक आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात साइडवॉक कृषक या सुटकेस कृषक क्या होते हैं, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मध्य अक्षांशीय भागों में वाणिज्यिक अन्न उत्पादक कृषि की जाती है, उसमें कृषि कार्य हेतु किसानों को बाहर से लाया जाता है, अर्थात बाहर से किसान आते हैं और इस तरह से इन किसानों को साइडवॉक कृषक या सुटकेस कृषक शब्द का प्रयोग किया जाता है। भारत में वाणिज्य कृषि बड़े पैमाने पर नहीं होती है, परंतु किसी हद तक की जाती है। यहाँ पर अभी जो मशीनीकरण है भारत में वह सीमित ही हुआ है। वाणिज्यिक कृषि का जो दूसरा प्रमुख प्रकार है वह है उष्णकटिबंध में की जाने वाली रोपण कृषि, जिसे कमर्शियल प्लांटेशन भी कहते हैं। रोपण कृषि का जो विकास है वह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उपनिवेश काल के दौरान हुआ और यूरोपीय देशों के द्वारा किया गया। इस कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वह ये था कि जो यूरोपीय देश हैं उनको वहाँ पर कृषि उपजें सीमित मात्रा में होती हैं, अतः उनको कृषि उपज उपलब्ध कराना था जो केवल उष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में ही होती हैं, अर्थात ऐसी कृषि फसलें जो कि यूरोपीय देशों में नहीं होती हैं, जो केवल उष्णकटिबंधीय देशों में होती हैं, उन कृषि उपजों को यूरोपीय देशों को उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था। अतः यह जो कृषि है वह औपनिवेशिक काल के दौरान विकसित हुई और अतः धीरे धीरे यह कृषि यंत्रीकृत या व्यापारिक कृषि बन गई, जिसमें फसलों का विक्रय किया जाता है। भारत में भी रोपण कृषि की जाती है, जैसे कि असम व दार्जिलिंग में तथा श्रीलंका में जो की जाती है चाय के बागान के रूप में। मलेशिया में है वह रबर उत्पादन के रूप में कमर्शियल कृषि की जाती है। ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान इस कृषि के मुख्य उदाहरण हैं। इस प्रकार से जो उष्णकटिबंधीय में जो मुख्य रूप से कृषि की जाती है वह भारत श्रीलंका में चाय की कृषि के रूप में है, मलेशिया में रबर की कृषि के रूप में और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों के रूप में इस कृषि की जाती है।
प्रारंभ में पूंजी निवेश जो किया गया था इन देशों में उपनिवेशिक देशों द्वारा किया गया था, अर्थात यूरोपीय देशों द्वारा इन उष्णकटिबंधीय देशों में पूंजी का निवेश किया गया था। बागानों का जो प्रबंधन है वह भी उपनिवेशी जो देश थे उन्हीं के हाथों में था, परंतु बड़े पैमाने पर श्रम जो था वह स्थानीय मजदूरों से या बाहर से लाए गए भाड़े या बंधुआ मजदूरों द्वारा उपलब्ध कराया गया। इस कृषि में उत्पादन को भी बागान पर ही संसाधित किया जाता है, क्योंकि रोपण कृषि की जो मुख्य उपज है वह है निर्यात के लिए ही की जाती है। इसलिए इस कृषि के विकास के लिए सस्ते परिवहन का होना अति आवश्यक है। यही कारण है कि विश्व की जो अधिकांश रोपण कृषि है वह तटीय भागों में विकसित हुई, क्योंकि तटीय भागों में सस्ता जो परिवहन है वो उपलब्ध होता है, जो कि तटों से जुड़ा हुआ है। समुद्री परिवहन से यहाँ की बागानी कृषि की जाती है। जो रोपण कृषि के बागान है वह प्रायः बड़े आकार के होते हैं और कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में पनपते हैं, अर्थात इसमें जो कृषि के बागान है वो पूरी तरह से एक तरह से विस्तृत कृषि है उसी की तरह से होते हैं, बड़े आकार के होते हैं और जनसंख्या का दबाव भी कम होता है इन क्षेत्रों में। जनरली इनका जो आकार है वह 4 से 40 हेक्टेयर तक होता है, परंतु कहीं कहीं ये जो बागान है वह कहीं अधिक बड़े क्षेत्र में भी फैले हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए लाइबेरिया में हर्बल नामक जो स्थान है वहाँ पर फायरस्टोन कंपनी ने रबर का बागान लगाया, जो कि 54,400 हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। उपनिवेशवाद की समाप्ति पर उपनिवेश तो स्वतंत्र हो गए, साथ ही जो रोपण कृषि की जो विशेषता है उसमें भी परिवर्तन आ गया। उदाहरण के लिए जो बागानों को स्वामित्व एवं जो प्रबंधन था वो पहले यूरोपीय देश अर्थात उपनिवेशी देशों के पास था, लेकिन अब हट करके जो कॉलोनियल कंट्रीज हैं या उपनिवेश देश हैं उनके स्थानीय अधिकारियों के हाथों में आ गया, क्योंकि ये उपनिवेश देश अब स्वतंत्र हो गए थे। अब ये बागान जो हैं वह अपनी उपज को निर्यात करने के साथ साथ स्थानीय बाजारों में भी विक्रय करते हैं। कृषि का जो अन्य प्रकार है वह है मिक्स्ड फार्मिंग और कमर्शियल क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, अर्थात मिश्रित कृषि अथवा व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि। मिक्स्ड फार्मिंग जो है वह इसमें फसलें उगाने तथा पशुओं को पालने का कार्य एक साथ किया जाता है, अर्थात फसल उगाने के साथ साथ पशुपालन भी इसकी प्रमुख विशेषता है। दोनों एक साथ होने के कारण इसको मिश्रित कृषि कहते हैं। यह जो मिश्रित कृषि है वह मिश्रित बुआई से भिन्न है। मिश्रित बुआई से तात्पर्य है एक ही खेत में एक ही समय पर कई फसलें बोई जाती हैं, जबकि जो मिश्रित कृषि है उसमें फसलें उगाने के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। अर्थात मिश्रित कृषि में मिश्रित बुआई के साथ साथ मिश्रित बुआई भी की जाती है और साथ ही पशुपालन भी किया जाता है। मिश्रित कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है यूरोप में आयरलैंड से लेकर रूस तक, उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में, अर्जेंटीना के जो पंपास मैदान है घास के मैदान, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और न्यूजीलैंड आदि देशों में की जाती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का मिश्रित कृषि क्षेत्र मक्के की पेटी के रूप में जाना जाता है। मक्का खिला करके पशुओं को मोटा किया जाता है। यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो मिश्रित कृषि का क्षेत्र है मक्के की पेटी के रूप में प्रसिद्ध है वह यहाँ पर जो मक्का है वह मुख्य रूप से पशुओं को खिलाने के लिए पैदा किया जाता है। इसके अतिरिक्त जई, गेहूं तथा घास भी पैदा की जाती है। अब यहाँ पर सोयाबीन की फसल भी पैदा की जाने लगी है, अर्थात मक्का, जई, गेहूं, घास आदि के साथ साथ सोयाबीन भी उगाई जाने लगी है। सोयाबीन जो है वह एक प्रोटीन युक्त फसल है जिसका विस्तार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वर्तमान में प्रोटीन युक्त होने के कारण सोयाबीन की अत्यधिक मात्रा में मांग है। यह कृषि अधिकतर बड़े बड़े नगरों के आसपास की जाती है, जिससे इसकी जो उपज है उसकी बिक्री में कोई कठिनाई नहीं हो। अर्थात बड़े बड़े नगरों के पास करने का प्रमुख कारण है बाजार तथा मांग का क्षेत्र निकट होना, जिससे बिक्री में आसानी हो जाती है।
इस कृषि में उत्तम कृषि विधियां, उत्तम परिवहन, शहरी बाजार की निकटता तथा विश्वसनीय वर्षा से इस कृषि को बड़ी सहायता मिलती है। अब है डेयरी फार्मिंग कृषि। कृषि का जो अगला प्रकार है वह है डेयरी फार्मिंग कृषि। डेयरी फार्मिंग कृषि जो है वह कृषि का एक विशिष्ट ढंग है जिसमें प्रायः जो दूध देने वाले पशु हैं उनका प्रजनन, पशुचारण और नस्ल सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। अर्थात डेयरी फार्मिंग कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है वह दूध देने वाले पशुओं का पालन करना है। दुधारू पशुओं विशेषतः दुधारू पशुओं में जो अधिकांश जो गायों को पाया जाता है, दूध तथा दुग्ध पदार्थ जैसे कि मक्खन, पनीर, क्रीम, संसाधित जो दूध है और पाउडर आदि इस कृषि के मुख्य उत्पाद हैं। डेयरी फार्मिंग कृषि के जो प्रमुख क्षेत्र हैं वह है यूरोप में ब्रिटेन, आयरलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, यूक्रेन, लाटविया, लिथुआनिया तथा एस्टोनिया आदि प्रमुख जो यूरोपियन देश है वहाँ पर डेयरी फार्मिंग की जाती है। साथ ही जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ की जो विशाल झील क्षेत्र हैं और दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में डेयरी फार्मिंग जो है वह उसके क्षेत्र विकसित हैं। भारत में जो डेयरी कृषि है उसका विकास सहकारी समितियों द्वारा किया जाता है। गुजरात की जो अमूल डेयरी है वह इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अधिकांश राज्यों में डेयरी विकास बोर्ड बनाए गए हैं। अपने राजस्थान में भी डेयरी विकास बोर्ड बनाया गया है। झांसी में चारा शोध संस्थान तथा करनाल में डेयरी शोध संस्थान का भी गठन किया गया है। भारत में जो अधिकांश दूध है वह गायों से नहीं प्राप्त होकर के भैंसों से प्राप्त किया जाता है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा कि जो डेयरी फार्मिंग कृषि है उसमें जो विशेष रूप से जिन पशु को दुधारू पशु को पाला जाता है वह है गाय। लेकिन भारत में जो दूध है अधिकांश वह गायों से प्राप्त नहीं होकर के भैंसों से प्राप्त किया जाता है। अब है डेयरी फार्मिंग की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। डेयरी फार्मिंग की जो प्रमुख विशेषता है उसमें पहली विशेषता है यहाँ पर जो दुधारू पशु हैं उनको पालना डेयरी फार्मिंग की सबसे बड़ी विशेषता है। जो दुधारू पशु हैं उनके स्वास्थ्य और उनकी नस्ल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जो प्रमुख जो दुधारू पशु हैं उसमें हॉलिस्टीन, रेड डेन, जर्सी, गॉर्नसे और आयरशायर आदि उच्च कोटि की नस्ल वाली गायें पाली जाती हैं। भारत में भी इस तरह की गायें वर्तमान में पाली जाती जैसे कि हॉलिस्टीन, जर्सी, रेनडेन एटसेट्रा। दूसरी जो प्रमुख विशेषता है डेयरी फार्मिंग की वह है पशुओं की देखभाल जो की जाती है वह वैज्ञानिक तरीके से की जाती है। साथ ही जो दूध दोहने और उसे संसाधित करने की क्रियाएं हैं वह वैज्ञानिक तरीकों से मशीनों द्वारा किया जाता है। अन्य जो विशेषता है वह यह है कि डेयरी फार्मिंग जो है वह घने औद्योगिक नगरों की मांग पर आश्रित हैं। इसलिए अधिकांश डेयरी फार्मिंग जो है वह शहरी क्षेत्रों के निकट ही पनपा है। दूध और जो दुग्ध पदार्थ हैं उनको मांग के क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए तीव्र यातायात के साधनों का प्रयोग किया जाता है और साथ ही जो नियोजित आवास, मशीनें, चारे की मिल, प्रशीतन गृह और जो संचयन है उसके लिए अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। अन्य जो कृषि का प्रकार है वह है ट्रक फार्मिंग कृषि या ट्रक कृषि। जो ट्रक कृषि है यह एक विशेष प्रकार की कृषि है जिसमें साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इन वस्तुओं को प्रतिदिन ट्रकों में भर करके निकटवर्ती जो नगर हैं या नगरीय बाजार हैं वहाँ पर ले जा करके बेचा जाता है। बाजार से कृषि क्षेत्र की दूरी इस बात पर निर्भर करती है कि ट्रक द्वारा रात भर चलने में कितनी दूरी तय होती है। इसलिए इस कृषि का नाम ट्रक कृषि रखा गया है। ट्रक कृषि के जो मुख्य क्षेत्र हैं वह है उत्तर पश्चिमी यूरोप जिसमें ब्रिटेन, डेनमार्क, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी और फ्रांस आदि प्रमुख उत्तर पश्चिमी यूरोपीय देश हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा प्रायद्वीप तथा पूर्वी तटीय भाग में
ट्रक फार्मिंग कृषि की जाती है। इसके साथ ही कनाडा के पूर्वी भाग में भी ट्रक फार्मिंग की जाती है। इन प्रदेशों के शहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में ताज़ी सब्जियों की भारी मांग रहती है और ये वस्तुएं इन प्रदेशों को ट्रक कृषि से ट्रकों द्वारा ही प्राप्त होती हैं। अतः इस कृषि का नगरीकरण से गहरा संबंध है। भारत में वातावरण अनुकूल तथा वर्धन काल लंबा होने के कारण लगभग सभी भागों में सब्जियां पैदा की जाती हैं, उगाई जाती हैं। यहाँ पर अधिकांश जनसंख्या, भारतीय जो जनसंख्या है वह शाकाहारी है और मांस का मूल्य भी अधिक होने के कारण सब्जियों की मांग भारत में अधिक रहती है। इसलिए भारत में जो ट्रक कृषि है उस पर अधिक बल दिया जाता है। ट्रक कृषि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह इस तरह से हैं। पहला है कि इसमें ट्रक एवं उद्यान कृषि के खेत छोटे होते हैं, परिवहन की सुविधा अच्छी होती है और गहन कृषि की जाती है, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी होती है, खाद का प्रयोग भी बड़ी मात्रा में किया जाता है, अधिकांश कार्य जो है वह हाथों से किया जाता है, पेड़ों तथा पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए दवाइयों का प्रयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है। अगला जो कृषि का प्रकार है वह है उद्यान कृषि या हॉर्टिकल्चर। यह कृषि है वह लगभग ट्रक कृषि जैसी ही है। अंतर केवल इतना है कि इसमें साग सब्जी के उत्पादन के स्थान पर फल तथा फूलों की कृषि की जाती है। अर्थात उद्यान कृषि में सब्जियों के स्थान पर फल तथा फूलों की कृषि पर बल दिया जाता है। फल और फूलों की मांग नगरों में बहुत अधिक होती है, जो कि ट्रक फार्मिंग की ही विशेषता है। इसमें जो फल हैं वह नगरीय क्षेत्रों में फलों की मांग बहुत अधिक होती है, जिससे कृषक को पर्याप्त आय हो जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के फल उगाए जाते हैं, जैसे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम, जामुन, नारियल, काजू आदि। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में जो उद्यान कृषि होती है उसमें प्रमुख जो हैं वह सेब, आड़ू, अखरोट, नाशपाती तथा रसबेरी आदि जो हैं वह मध्य अक्षांशीय या शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में प्रमुख उद्यान कृषि के उपज हैं तथा जो भूमध्य सागरीय प्रदेश हैं, मेडिटेरियन सी के जो देश हैं, वहाँ पर खट्टे फल जैसे कि सिट्रस फल जैसे संतरा, मौसमी, नींबू आदि मुख्य फल हैं। इसी तरह से जो फूलों की कृषि है उसकी भी मांग नगरीय क्षेत्रों में अधिक रहती है। अतः फूलों की बिक्री से कृषक को काफी धन प्राप्त होता है। फूलों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी होता है। जैसे जॉर्जिया तथा आर्मेनिया में जो फूल गुलाब के फूल पैदा किए जाते हैं, उपज जो गुलाबों की उत्पादन किया जाता है गुलाबों का, उसका मास्को तथा रूस के अन्य नगरों में भेजा जाता है उनको। और शीत ऋतु में इथोपिया जो है अफ्रीकी देश है यह, वहाँ पर प्याज के जो फूल होते हैं उनका निर्यात यूरोपीय देशों को किया जाता है। नीदरलैंड में ट्यूलिप की कृषि मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। यहाँ से इनका निर्यात वायुयान द्वारा यूरोप तथा अमेरिका के बड़े बड़े नगरों को किया जाता है। अर्थात जो ट्यूलिप जो हैं फूल हैं, पुष्प हैं, वह नीदरलैंड में पैदा होता है और नीदरलैंड से इसको यूरोप के विभिन्न तथा अमेरिका के बड़े बड़े नगरों में इसका निर्यात किया जाता है। भारत में जो उद्यान कृषि है वह गुलाब तथा गेंदे के फूल अधिक पैदा किए जाते हैं। जैसे अजमेर के निकट अपने राजस्थान में ही पुष्कर घाटी गुलाब की खेती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी फूलों की खेती की जाती है। कश्मीर घाटी में विभिन्न प्रकार के फूल उगाए जाते हैं। यहाँ कटेवा जो भूमि है वहाँ पर केसर की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। कन्नौज, जौनपुर तथा लखनऊ में फूलों पर आधारित सुगंधित तेल बनाए जाते हैं। बच्चों, इस तरह से ये कृषि के प्रमुख प्रकार हुए। आगे की वीडियो में हम कृषि प्रदेशों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।